students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 6th of May and we are live with another new class of class 11 mathematics NCERT, that is your set theory part 3. Okay, आज part 3 है, मीन्स class 3 है set theory का. क्लास 1 एंड क्लास 2 में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट. हमारा जो क्लास 1 हुआ था सेट थ्योरी का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. फिर हमारा क्लास 2 आया जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा और उसका बहुत सारा अच्छा एग्जांपल्स भी हमने किया था. आई होप कि सब कोई ने देख लिया होगा. अगर नहीं देखे हो और चैनल में न्यू हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि अभी डेली क्लासेस हमारा हो रहा है ताकि आप लोग को एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया है. तो एक बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है कि हर दिन आप लोग नॉर्मली जैसे लाइव क्लासेस होते हैं वैसे अटेंड करके बहुत कुछ ग्राफ कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो. ठीक है ना. तो आज का जो क्लास होने वाला है सेट थ्योरी का क्लास 3 है. तो आज की क्लास में हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी के रिलेटेड, जो कि है सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का, पूरा अटेंड करेंगे ताकि एक क्लियर कट आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि एक्चुअली में जो भी कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं उसके पीछे का जो मेन फंडा है वो क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फिर. ओके बच्चों, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट योर सबसेट्स. ठीक है ना. तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो होता है हमारा सबसेट्स के बारे में, कि एक सेट को हम और एक सेट का सबसेट कब बोलेंगे. ठीक है ना. सो ए सेट इज said to be the subset of another set if every element of first set must be present in the second set. ठीक है बच्चों, एक सेट को हम और एक सेट का सबसेट कब बोलेंगे, जबकि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, every element of first set must be present in the second set. ठीक है, तभी जाके हम क्या बोलेंगे, उसको सबसेट बोलेंगे. ठीक है ना बच्चों. तो मान लो फॉर एग्जाम्पल सेट A is given 1 2 3, okay, and set B is given only 2 3. ओके. सो अगर हम नोटेशंस का बात करेंगे, नोटेशंस ऑफ सबसेट का बात करेंगे, नोटेशन ऑफ सबसेट्स का बात करेंगे बच्चों, तो वो होता है क्या, दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट. ओके. तो अगर हम बोलेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B और नॉट, सो देखो A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B. मैंने लिखा A इज द सबसेट ऑफ B, और एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ B इज द सबसेट ऑफ A. सो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि A हमेशा B का सबसेट होगा या फिर B हमेशा A का सबसेट होगा. तो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा हमारा कि A हमारा B का सबसेट हो रहा है या फिर B हमारा A का सबसेट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या बोला गया, ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेकंड सेट. अगर A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है देन A इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ B, और अगर B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है देन B इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ A. तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है या फिर B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट है. ध्यान से देखो, A का हर एक एलिमेंट में अगर हम देखेंगे 1 2 3 है, जो कि B में प्रेजेंट नहीं है. 1 इज नॉट हियर, 2 3 है लेकिन 1 नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि A इज द सबसेट ऑफ B. ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट A का
बी में प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम अलग वे में देखें कि हर एक एलिमेंट बी का ए में प्रेजेंट है कि नहीं, ए बी में था 2 and 3 जो कि ए में ऑलरेडी 2 and 3 प्रेजेंट है, तो हर एक एलिमेंट बी का ए में प्रेजेंट हो रहा है, एंड फॉर दैट केस बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या यह पॉसिबल है? नो, बट हियर बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे नोटेशन में? बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का नोटेशन जहाँ पे कि हमारा बी इज द सबसेट ऑफ ए हुआ, बट हियर ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? दिस इज द सबसेट, ये हो गया सबसेट का सिंबल। अगर सबसेट होगा तो इसको लिखेंगे, नॉट सबसेट अगर हुआ, मतलब सबसेट अगर नहीं हुआ तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया सबसेट का सिंबल, ये हो गया नॉट सबसेट का सिंबल। जैसे कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है, वैसे सबसेट नॉट सबसेट। ठीक है, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। ऐसे लिखते हैं, और जब यहाँ पे सबसेट देके एक ऐसे लाइन खींच देंगे, सो ये हो गया आप लोग का नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, आई होप सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आते हैं, ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे कि हमने देखा कि ए बी का सबसेट नहीं हुआ लेकिन बी ए का सबसेट हो गया। और छोटा सा और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, और एक एग्जांपल बच्चों अगर हम लेंगे और चेक करेंगे कि वेदर सी एंड डी आर सबसेट और नॉट। अब मैं दो सेट ले रहा हूँ, लाइक सी इक्वल टू मैंने लिया 1 2, डी हमने लिया 2, 1। तो सेम सेट हमने कुछ ले रहे हैं। फिर मैं तुम लोगों को पूछूंगा, सी इज द सबसेट ऑफ डी, इज इट ट्रू? एंड सेकेंड स्टेटमेंट में पूछूंगा, डी इज द सबसेट ऑफ सी, सो व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हिच वन इज नॉट? ध्यान से देखो, सी इज द सबसेट ऑफ डी का मतलब सी का हर एलिमेंट डी में प्रेजेंट होना चाहिए। डी इज द सबसेट ऑफ सी का मतलब डी का हर एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या ये दोनों कंडीशंस ट्रू है या फिर कौन सा फॉल्स है? चेक करते हैं। सी का हर एक एलिमेंट, अगर हम देखेंगे सी का हर एक एलिमेंट 1 2, हियर 1 2 प्रेजेंट, तो सी का हर एक एलिमेंट डी में प्रेजेंट है। फॉर दैट वी कैन राइट सी इज द सबसेट ऑफ डी, सी इज द सबसेट ऑफ डी। ठीक है, एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, डी का हर एक एलिमेंट 2 and 1 प्रेजेंट इन सी, सो वी कैन ऑल्सो राइट डी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला कंडीशन के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे सी भी डी का सबसेट हो गया एंड डी भी सी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। सो ये वाला कंडीशन के लिए हमने जस्टिफाई कर दिया कि सी भी डी का सबसेट हो गया एंड डी भी हमारा क्या? सी का सबसेट हो गया। ठीक है ना, इसलिए सी इज द सबसेट ऑफ डी एंड डी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना बच्चों, तो देखो अगर सी इज द सबसेट ऑफ डी हुआ तो एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर सेट का, और एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर सेट। तो अभी इसका सुपर सेट क्या हो गया? फिर ये सुपर सेट क्या है ना, उल्टा ऑफ सबसेट है। सबसेट का उल्टा होता है सुपर सेट। मतलब क्या? अगर सी इज द सबसेट ऑफ डी हुआ, मतलब सी अगर सबसेट ऑफ डी हुआ तो हम लिखेंगे डी इज द सुपर सेट ऑफ सी। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर सी इज द सबसेट ऑफ डी हुआ, देखो ध्यान से देखो, सी हमारा सबसेट है डी का, तो उल्टा अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे? डी को क्या बोलेंगे? फिर डी को तो सबसेट नहीं बोल सकते ना। ये वाला कंडीशन के लिए देखो, हमने बोला यहाँ पे सी इज द सबसेट ऑफ डी, तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी इज द सुपर सेट ऑफ सी। तो उसका नोटेशन क्या हो जाएगा फिर? डी सी का हमारा सबसेट का नोटेशन क्या था? सी जैसा था, ये उसका उल्टा हो जाएगा। सो डी इज द सबसेट ऑफ सी, सुपर सेट ऑफ सी। ठीक है ना? सो दिस इज द नोटेशन ऑफ सुपर सेट। सो नोटेशन ऑफ सबसेट दिस एंड नोटेशन ऑफ सुपर सेट उसका उल्टा, लाइक दिस। ठीक है ना बच्चों? ये हो गया सुपर सेट। सो आई होप these are the basic concept about subset
एंड सुपरसेट, एंड कहाँ पे हम उसको सबसेट बोलेंगे, कहाँ पे हम उसको सुपरसेट बोलेंगे, कहाँ पे हम नोटेशन यूज करेंगे सबसेट का, कहाँ पे हम नोटेशन यूज नहीं करेंगे सबसेट का. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट को समझने में. और ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों का सेट थ्योरी में. जब तक आप लोग सबसेट कहाँ पे यूज कर रहे हो, नहीं पता कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आगे आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए. सो अगर इतना तक समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, जितना लिखना है आप लोगों को. अभी बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट. थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज है सबसेट का, 4 या 5 प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पहला जो प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है वो बोल रहा है इफ A is a subset of B, then A belongs to A, that implies A belongs to B. वो बोल रहा है अगर A B का सबसेट हुआ तो अगर एक एलिमेंट हम A से उठाएंगे, A से मतलब अगर A एक बिलोंग्स करे A से, वही A B को भी बिलोंग्स करना चाहिए. सिंपल सा बात है, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर A B का सबसेट हुआ तो अगर A सेट से अगर कोई भी एलिमेंट हम उठा रहे A, तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू B भी होना चाहिए, तभी जाके ना हम बोलेंगे वो सबसेट है. ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज मान लो A हमने लिया 1 2 3, ठीक है, और B हमने लिया 1 2 3 4. ठीक है, तो A से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और चेक करो वो B में है कि नहीं. देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 उठाया तो ऑब्वियसली 2 भी बिलोंग्स कर रहा है. अगर मैं 3 उठाया 3 भी यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है. अगर मैं 1 उठाया 1 भी यहाँ पे क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 अगर बिलोंग्स टू A हो रहा है, दैट इम्प्लाइज वो 1 2 3 हमारा B सेट को भी बिलोंग्स करेगा ही करेगा, उसका नो डाउट. ठीक है, ये तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट अगर A में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो B में भी प्रेजेंट होगा. तो वो बोल रहा है कि अगर A B का सबसेट हुआ तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ A सेट से, कोई भी एलिमेंट को अगर देख रहा हूँ वो A सेट में है, तो वो एलिमेंट B सेट में भी मौजूद होना चाहिए. तो ये तो सिंपल सा बात है, सबसेट का ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई करेगा तभी जाके ये होगा. ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ एक सबसेट ऑफ B है एंड B इज द सबसेट ऑफ A, अगर A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ A है, तब क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू B बोला जा सकता है. बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या बोला, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये वाला जो है ये एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1. ठीक है, अभी हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये क्या है एक्चुअली. वो बोला कि अगर A B का सबसेट हुआ तो देखो मान लो A B का सबसेट है, मतलब 1 2 मैंने लिया यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के लिए, और B सपोज मैंने ले लिया 2 1. अभी देखो हम बोल सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B यहाँ पे, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है, और हमको एट द सेम टाइम ऐसा दिखाना था कि B इज द सबसेट ऑफ A भी हमको दिखाना था. तो ऑब्वियसली B का भी हर एलिमेंट A में प्रेजेंट होना चाहिए. तो 1 2 हियर 1 2 इज देयर, 1 इज देयर, तो A इज द सबसेट ऑफ B और B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A. दैट इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा A इज इक्वल टू B ही होगा तभी जाके पॉसिबल होगा. ये जो सिंबल है इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ. डबल इम्प्लाइज का जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या, कि ये स्टेटमेंट अगर होगा तो ये प्रूव कर सकते हैं हम, और अगर A इक्वल टू B भी हुआ तो हम बोल सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A. ठीक है, इसका मतलब क्या था, सिंगल इम्प्लाइज. मतलब अगर यहाँ लेंगे तो इसको ये हो सकता है, यहाँ से ये नहीं ले सकते. सिंगल इम्प्लाइज का मतलब, इसका मतलब क्या है, डबल इम्प्लाइज का मतलब इफ एंड ओनली इफ. मतलब
इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हम ये वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ये वाला प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम ये वाला स्टेटमेंट को गिवन ले रहे हैं तो ये वाला को प्रूव कर सकते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंप्लाइज इन द मैथमेटिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होगा, और अगर दोनों सेट इक्वल सेट है तो हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया. ए को मैंने 1 2 लिया था, बी को मैंने 2 1 लिया था, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है. तो दैट इंप्लाइज डबल इंप्लाइज ए इक्वल टू बी. मतलब ए सेट बी सेट, ये कब पॉसिबल होगा, जबकि दोनों सेट इक्वल होगा, तभी जाके ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा. ठीक है ना बच्चों. सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2, जहां पे कि बोला कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो वी कैन से बोथ द सेट्स आर इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल टू बी. सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2. सो कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोलता है, एवरी सेट is a subset of itself. सब सेट जो होते हैं, एवरी सेट, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. दैट मीन्स वी कैन राइट ए, अगर ए मैंने लिया, ए इज द सबसेट ऑफ ए, वी कैन राइट. ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल होगा ही होगा बच्चों. कैसे, क्योंकि ए में मान लो 1 2 3 है और वही ए में 1 2 3 है, देन वी कैन से कि ए इज द सबसेट ऑफ ए. खुद सेट जो होता है वो खुद का सबसेट हो सकता है, हर एक कंडीशन में ये लागू लगा सकते हैं. तो ये वाला भी एक प्रॉपर्टी में जाता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब अगर बी सेट लेंगे तो बी का खुद का सबसेट होगा. अगर हम पी सेट, नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, तो वो नेचुरल नंबर सेट वो खुद का ही सबसेट हो सकता है, क्योंकि एन इज सबसेट ऑफ खुद का एन. ठीक है ना बच्चों. तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3. देन योर प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, फाई एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है. एम्प्टी सेट मतलब याद है ना बच्चों, फाई हमारा जो वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है. एम्प्टी सेट जो होता है, जो फाई होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है. तो ये जो फाई है वो द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो क्योंकि एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो सब सेट का एक एक सबसेट होता है. ठीक है ना. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जिसको कि आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि पहला जो है हमारा, अगर ए बी का सबसेट हुआ तो अगर हम कोई भी एलिमेंट ए से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बी में भी मिलेगा या फिर प्रेजेंट करेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ए सेट एंड बी सेट क्या है बच्चों, इक्वल सेट है. ठीक है ना. फिर थर्ड क्या था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो कि ये तो हमको पता है कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है. एंड फोर्थ जो हो गया हमारा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. मतलब जो फाई होता है वो हर एक सेट का एक क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है. तो आई होप बच्चों ये प्रॉपर्टीज पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों का. सो अगर क्लियर हो गया है देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना तक आप लोग को लिखना है. ओके बच्चों, अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में. टाइप्स ऑफ सबसेट्स. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर सबसेट. ठीक है बच्चों. सेकेंड वन इज योर इम्प्रॉपर सबसेट. तो ये प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट होता है क्या है, पहले थोड़ा इसको जस्टिफिकेशन दे देते हैं. सबसेट तो सर सबसेट होता है, तो ये प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट का क्या फंडा है. तो सबसेट को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रॉपर सबसेट कब कहलाएंगे कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी.
मतलब ए बी का सबसेट तो होगा बट ए बी के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट भी होगा एंड ए जो सेट होगा वो बी के साथ इक्वल भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट, सबसेट का कॉन्सेप्ट। ये हो गया आप लोगों का इम्प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन के लिए हम कैसे लिखते हैं, ओनली बस ये वाला सिंबल सबसेट का, और इसके लिए क्या लिखते हैं, एक इक्वल जैसे दे देते हैं नीचे में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ए प्रॉपर सबसेट बी, ये हो गया आप लोगों का ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इज दैट क्लियर बच्चों? फॉर एग्जाम्पल ए हमने लिया 1,2, बी हमने लिया 1, 2, 3 एंड यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ए हमने लिया 2, 3, बी हमने लिया 3,2, ठीक है। तो फॉर दैट केस यहाँ पे देखो बच्चों, ए तो बी का सबसेट हुआ एंड ए बी के साथ इक्वल भी नहीं है, ये इक्वल नहीं है, चेक कर लो। यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो फॉर दैट केस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है प्रॉपर सबसेट है, दैट इंप्लाइज ए बस सबसेट का सिंबल हम लिखेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना बच्चों। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बट इन दैट केस देखो ए बी का सबसेट हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, हाँ ए बी का सबसेट हो रहा है, और ए और बी दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करो, यस इक्वल है। यहाँ पे 2, 3 है, यहाँ पे भी 2, 3 है। तो फॉर दैट केस ए इज इम्प्रॉपर subset of B. A is the improper subset of B, and for that case we can write A subset equal to B. Improper subset के लिए subset तो होगा और नीचे में एक equal to symbol भी रहेगा, since it is a improper subset. Is that clear बच्चों? So this is the differentiation between your proper subset and your improper subset. Simply we can also मतलब remember that is cardinality of A, नंबर ना लिख के कार्डिनलिटी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ऐसे हम लिख सकते हैं n of A is less than n of B, और यहाँ पे n of A must be equal to n of B। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे, इसके लिए हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का जो नोटेशन होता है ओनली ए सबसेट भी लिखेंगे, इम्प्रॉपर के लिए हम ए सबसेट इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए बी का सबसेट तो होगा और ए बी इक्वल नहीं होगा, एक ही मीनिंग है ना इसका, ए बी का सबसेट तो है बट ए बी से इक्वल नहीं है, तो इसके लिए ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पे ए बी का सबसेट भी है और ए इक्वल टू बी भी है, दोनों इक्वल सेट है, तो इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दोनों में वो सबसेट तो हो रहा है बट एक में वो प्रॉपर सबसेट हो रहा है, एक में वो इम्प्रॉपर सबसेट हो रहा है। सो आई होप बच्चों जो सबसेट टाइप्स ऑफ सबसेट का जो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है बच्चों देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है आप लोग उसको लिख सकते हो। ओके बच्चों, आते हैं अभी सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स का कौन कौन सबसेट रहते हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा।
पहले आता है नेचुरल नंबर, दैट इज डिनोटेड एज n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स w, सेट ऑफ होल नंबर्स z, सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर आता है q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, फिर आता है t, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये सबको अगर हम मिला लेंगे देन वी गेट दैट R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है ना। तो देखो कौन कौन रहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल, ये सब हमको आता है, बस हम थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं इसको। 1 2 3 4 होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पे कि p q बिलोंग्स टू z होता है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। ये होता है रेशनल नंबर। कुछ भी हो सकता है, 3/4, 5/4। इरेशनल नंबर क्या बच्चों, जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे देन विल गेट द व्हाट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, लाइक √2, √3, पाई, लाइक दैट चलता रहेगा। और रियल नंबर जो होता है वो हम किसको ऐड करेंगे, ऑल द रेशनल नंबर्स प्लस ऑल द इरेशनल नंबर को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन विल गेट द रियल नंबर, दैट इज योर R। ठीक है बच्चों। तो अगर हम उसको जस्टिफाई करेंगे, सो ऑल द नेचुरल नंबर lying in whole number, all the whole number lying in Z, all the Z lying in Q, and all the Q lying in R, and all the T also lying in R। ठीक है। तो हम ऐसा एक स्टेटमेंट बना सकते हैं या फिर सबसेट बना सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा W का सबसेट होता है, W जो होता है वो हमारा Z का सबसेट होता है, Z जो होता है वो हमारा Q का सबसेट होता है, और Q जो होता है हमारा R का सबसेट होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट T, सेट ऑफ व्हाट, इरेशनल नंबर, इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो सब कुछ करने के बाद हमको एक लास्ट में कंक्लूजन मिला कि ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ जो हमने पढ़ते हैं वो एक एक क्या है, सबसेट ऑफ क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। सो ये जो होता है ये क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। डन ना बच्चों, बहुत ही अच्छे से। ठीक है। सो अच्छे से पूरा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग के कॉपी में। ठीक है। और ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सब नोटेशन ही आप लोग को सेट थ्योरी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। हमने पढ़ चुके हैं लेकिन ये नोटेशन आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप सबका समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है बच्चों उसको लिख लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं intervals as a subset of R। intervals as a subset of R। ये intervals होता क्या है और हम वो
सबसेट ऑफ आर में कैसे जस्टिफाई करवाएंगे, ठीक है। तो दो तरीका का इंटरवल होता है, वन इज ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे अभी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करेंगे कि ओपन इंटरवल हम कहाँ पे यूज करते हैं एंड क्लोज इंटरवल हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं a, b सिंपल ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं a, b स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है a एंड b बोथ आर एक्सक्लूडेड, ओके। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड। यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करते हैं पहला और लास्ट पॉइंट को, यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ देते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं, रखते हैं a और b को। यहाँ पे a और b को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, बट ओपन इंटरवल में a एंड b को हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो उसका जब हम क्या लिखते हैं, a, b, इसका जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to r, x हमारा r को बिलोंग्स करेगा, एंड a less than x less than b. So this is the set builder form of open interval. But for the closed interval, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन दिया है, मतलब a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर, और मतलब a एंड b का बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे जो कि रियल नंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। बट इन क्लोज्ड इंटरवल केस, सो द सेट बिल्डर फॉर्म विल बी x such that x belongs to r and here a less than equal to x less than equal to b. That means in that case a and b are included, मतलब a and b को हम include कर रहे हैं, but in that case a and b are not included, और we can say excluded, are not included और excluded दोनों ही एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट। अगर हम उसको नंबर लाइन में शो करेंगे, तो अगर ये नंबर लाइन हुआ और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो जब हम नंबर लाइन में इसको शो करेंगे तो A के ऊपर में ऐसे नोड देंगे, इसको बोलते हैं नोड्स, NODES, ये और ये जो पॉइंट होता है ये नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट्स को हम देंगे, देखो A से लेके B वाला सब पॉइंट को देंगे, उनके बीच वाला हर पॉइंट को देंगे, लेकिन A एंड B को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल को क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं, NODE, ठीक है। बट फॉर द क्लोज्ड इंटरवल केस, इफ यू ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड पुट A एंड B ओवर हियर, देन यहाँ पे क्या करते हैं, A भी इंक्लूड है, B भी इंक्लूड है, और उनके बीच वाला भी हर एक पॉइंट इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको तो ज्वाइन करेंगे ही, एंड A को भी सर्कल करेंगे क्योंकि A एंड B आर ऑल्सो इंक्लूडेड, बट हियर A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको सर्कल बनाना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटरवल, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, हियर A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई A लेस देन x लेस देन B, बट इन दैट केस A एंड B आर इंक्लूडेड, therefore A less than equal to x less than equal to b, मतलब ये A भी ले सकते हैं, यहाँ पे B को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल हम लिखना चाहे, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना चाहे, मैंने बोला 3,5 ओपन इंटरवल, तो इसको कैसा लिखेंगे फिर, x such that
x बिलोंग्स टू r कॉमा 3 लेस देन x लेस देन 5, मतलब 3 और 5 के बीच में जितना पॉइंट है सबको हम ले सकते हैं, बट 3 एंड 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ 2 एंड 4 और क्लोज्ड इंटरवल में दे दूँ, उसका मतलब क्या है, x सच दैट, पहले लिखेंगे x सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू r, वो तो r को बिलोंग्स करना चाहिए, फिर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मान लो हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा 4 आता है, उसके बाद हमारा 5 होता है, तो यहाँ पे 3 एंड 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 3 में और 5 में क्या देंगे, नोड देंगे, और उसके बीच वाला जितना भी पॉइंट होगा उसको हम दिखा देंगे। बट ये वाला केस में क्या करेंगे, नंबर लाइन तो ड्रॉ करेंगे ही, और यहाँ पे मान लो हमारा 2 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और उसके बीच वाला पॉइंट्स भी सब इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे 2, 4 एंड सबका उसके बीच वाला हर एक पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरवल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, and this is one example of open interval and this is one example of closed interval। आई होप बच्चों सबका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला भी कॉन्सेप्ट भी, जिसमें कि हमने ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ा, और राइट साइड में मैंने उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दिखा दिया कि कहाँ पे हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, कहाँ पे हम मतलब ओपन इंटरवल होगा तो हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर एक्सक्लूड कर देंगे उनको। बट क्लोज इंटरवल के केस में हम पहला और लास्ट वाला पॉइंट भी लेंगे अलॉन्ग विद द मिडिल पॉइंट्स ऑल्सो, और हमेशा याद रखना जो इंटरवल्स होते हैं वो r का एक सबसेट होता है, दैट्स वाई हमेशा x बिलोंग्स टू r ही लेंगे और फिर हम उसको डिनोट करेंगे। आई होप बच्चों सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है बच्चों उसको अच्छे से थोड़ा लिख लो। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल्स अगर दिया होगा और बोला होगा राइट द इंटरवल्स, write the intervals in set builder form। कुछ इंटरवल दिया होगा उसको बोला होगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बोला 5, 8, ठीक है, ओपन इंटरवल दे दिया। यहाँ पे हमने दे दिया 2, 6, ये क्लोज इंटरवल दे दिया। एक सेमी ओपन सेमी क्लोज भी होता है, लाइक 1, 4, 1 में ओपन 4 में क्लोज्ड, और यहाँ पे दे दिया मैंने 2, 5, 2 में क्लोज्ड 5 में ओपन, ठीक है। तो इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो वो तो सबका सेम रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो याद रखना जब ओपन होगा तो हमारा लेस देन माने स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। तो 5 लेस देन x लेस देन 8, ठीक है। वो बस सेट बिल्डर फॉर्म बोला इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा आप लोगों का नंबर लाइन का, आप लोग खुद कर सकते हो, मैंने तो सिखा दिया। यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्लोज्ड था, ठीक है। यहाँ पे जब लिखेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या है, वो तो x बिलोंग्स टू r होगा। जहाँ पे 1 में हमारा क्या है ओपन है तो वहाँ पे ओनली लेस देन, और 4 में क्लोज्ड है तो 4 में इक्वल, ठीक है बस। और यहाँ पे क्या होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे हो गया 2 में क्लोज्ड है तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x, एंड 5 में वो ओपन है तो लेस देन ओनली 5। सो ऐसे करके आप लोग इंटरवल्स का सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। सो आप लोग इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करवा के लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया प्योरली ओपन, ये हो गया प्योरली क्लोज्ड, ये हो गया सेमी ओपन, ये हो गया सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ये हो गया सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, ठीक है। आधा
आधा ओपन आधा क्लोज, ऊपर वाला आधा क्लोज आधा ओपन, फिर सेकंड वाला पूरा क्लोज्ड और ऊपर वाला पूरा ओपन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का डिफरेंस ऑफ इंटरवल। डिफरेंस ऑफ इंटरवल का मतलब क्या होता है, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमेशा याद रखना। डिफरेंस का मतलब क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो, कुछ भी हो। लाइक यहाँ पे 5 माइनस 8 5 8 है, अपर लिमिट 8 है 5 है, मतलब डिफरेंस हो गया 3। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, चाहे वो क्लोज्ड हो चाहे वो ओपन हो, चाहे वो सेमी क्लोज सेमी ओपन हो, चाहे वो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो। डिफरेंस हमेशा अपर लिमिट से लोअर लिमिट को बस माइनस कर देना है। मतलब अपर लिमिट मतलब ये वाला, लोअर लिमिट मतलब ये वाला। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 5 3। So this is the concept of intervals and their set builder forms and the difference of intervals। बच्चों आई होप कि इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेड टू बी पावर सेट। ये पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स power set। It is denoted by P of A। हम इसको P of A में डिनोट करते हैं। ध्यान से थोड़ा बच्चों स्टेटमेंट को देखेंगे। ये तो है तो एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इज पावर सेट। पहले तो देखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। मतलब एक सेट लेंगे, उसका जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा उसको लिख लेंगे, उसका अगर सेट बना देंगे दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A में। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा A इक्वल टू 1,2 1,2, तो हमको इसका पावर सेट लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पावर सेट ऑफ A इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो पहले अगर हम इसका सबसेट्स लिखना चाहेंगे तो पहले इंडिविजुअल जो एलिमेंट होता है वो तो एक एक सबसेट्स होगा ही। तो मैंने लिखा 1, एक लिखा 2, क्योंकि 1 ये वाला इसका सबसेट है, 2 भी अगर सिंगल लेंगे तो इसका सबसेट हो जाएगा। फिर अगर हम कंबाइन करके लेंगे मतलब 1,2, तो ये भी एक सबसेट होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट याद आ रहा है सबको कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो 1,2 ये खुद का ही सबसेट होगा। और एक फोर्थ कंडीशन क्या था बच्चों, एक होता था 5 एम्प्टी सेट, जो कि सबका सबसेट होता था। तो कितना सबसेट मिला देखो, ये एक सबसेट मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला। ठीक है, टोटल 4 नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर। तो पहले हमको क्या लिखना था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ऑल पॉसिबल सबसेट तो हमने लिख लिया, उसका सेट बना दो। उसका सेट मतलब करली ब्रैकेट दे दो, कॉमा दे दो, तो ये बन गया और एक सेट। तो और सब पॉसिबल सबसेट का अगर हम एक सेट बना देंगे, सो दैट विल बी गिवन बाय एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सेट दैट इज P ऑफ A। फिनिश्ड। तो हमारा सेट था A दैट इज 1 2। तो जब उसका पावर सेट हम लिखेंगे तो पहले तो जो सेट है उसका सबसेट्स लिख लेंगे, पॉसिबल सबसेट्स लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे,
उसका सेट बना देंगे। उसका सेट कैसे बनाएंगे, कॉमा दे देंगे एलिमेंट्स के अंदर और कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, देन इट इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट बच्चों। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये 1 2 लिया था मैंने, यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ। अभी देखो जितना बड़ा लेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल होता जाएगा, लेकिन क्रिटिकल हमको होना नहीं है, हमको स्टिक रहना है हमारे कॉन्सेप्ट में। तो जब हम P ऑफ A निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखेंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे, एक है 1, एक है 2, एक है 3, ये हो गया इंडिविजुअल एलिमेंट। फिर दो दो को लेके लिखो, दो दो को मतलब 1 2 को भी ले सकते हैं, 2 3 को भी ले सकते हैं, 1 3 को भी ले सकते हैं। हो गया, पहले हमने इंडिविजुअल ले लिया 1 2 3, फिर हमने डबल करके लेंगे, डबल डबल मीन्स 1 2 2 3 1 3। 2 1 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो सेम ही हो जा रहा है, ऑर्डर तो सेम ही हो जा रहा है, मतलब ऑर्डर डिफरेंट करेंगे सेट तो सेम ही होगा, तो हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 2 3 1 3 हो गया। अभी पूरा वाला को ले लो, एक पूरा मतलब 1 2 3, ये टोटल को एक सेट ले लो, क्योंकि ये खुद जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, और लास्ट में कौन बचता है 5। ठीक है, सो दीज आर द ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कितना सबसेट मिला देखो, 1 2 3, ये पूरा 4, ये एक पूरा 5, ये एक पूरा 6 7 8, 8 नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आर देयर। उसका एक सेट बना दो। उसका सेट बनाने के लिए कॉमा तो मैंने दे दिया है, उसको एक कर्ली ब्रैकेट दे दो, तो वो बन गया उसका सेट। तो ऑल पॉसिबल सबसेट का जब हम, और एक ऑल पॉसिबल सबसेट तो लिखा था मैंने, 8 ठो निकला था, उसका जब हमने सेट बना दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज ए पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। फिनिश बच्चों, हो गया। एक छोटा सा फंडा है उसका कि इफ n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a इक्वल टू n, और m ले लेते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज m, सपोज m नंबर ऑफ एलिमेंट है, देन number of subsets in a power set of A, number of subsets in a power set of A, that will be given by 2 to the power n। ध्यान से समझो, इसको मैंने नोटेशन में लिखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सबसेट कितना मिलेगा, 2 टू दी पावर उतना नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा m कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट था 2, तो पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना मिले, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिले, ध्यान से देखो, मिले 4। कैसे मिले, m था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना मिला मुझे, 4 मिला, 2 का टू दी पावर m, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों कितना था 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिले, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिले, 2 का पावर 3, सो 2 का पावर 3 दैट विल बिकम 8। हो गया, इसका कैसा था, 2 का स्क्वायर हो गया था। ठीक है, सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट में आप लोग कर सकते हो कि अगर n ऑफ a मतलब एक सेट में 2 ठो एलिमेंट है तो मुझे 4 ठो सबसेट मिलेंगे, एक एलिमेंट एक में सेट में अगर 3 ठो एलिमेंट है तो मुझे 8 ठो सबसेट मिलेंगे। तो मान लो अगर एक सेट में 4 ठो एलिमेंट होंगे तो मुझे 2 टू दी पावर 4 दैट इज 16 नंबर ऑफ सबसेट्स विल गेट। ओके, अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसका 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 ही मिलेंगे, एक मिलेगा खुद और एक मिलेगा 5। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये आप लोग को ये नहीं बताया कि कौन कौन निकलेगा, बट ये आप लोग को ऐसा एक दे देगा कि मुझे 4 ठो सबसेट निकालना है। तो अगर आप लोग निकाल रहे हो और कहीं पे छूट गया, मतलब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 8 ठो सबसेट निकलेगा, और लिखते लिखते कहीं पे अगर आप लोग एक छोड़ लियो तो हमको पता है कि हमको 8 ठो निकलेगा, मतलब 8 ठो ही निकलेगा। तो आप लोग और एक बार चेक करके निकाल सकते हो कि कौन सा हमारा मिसिंग टर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर पावर सेट। ओके, पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इज पावर सेट। उसको लिखते हैं जैसे P ऑफ A में डिनोट करते हैं
तो पहला काम क्या है, अगर कोई भी सेट गिवन होगा तो पहले उसका सबसेट लिख लो, ऑल पॉसिबल सबसेट लिख लो। ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखने के बाद उसका क्या कर दो ना, सेट बना दो, तो विल गेट द पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। और फंडा क्या है ना, अगर एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका सबसेट कितना मिलेगा, 2 टू द पावर m, मतलब जितना एलिमेंट होगा 2 टू द पावर उतना कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ मुझे सबसेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 मिला, यहाँ पे 3 था तो 2 का क्यूब कितना मिला बच्चों, 8 मिला। आई होप बच्चों सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन इफ इट इज क्लियर देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना आप लोग को लिखना है। ओके बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है हमारा आज का टॉपिक का यूनिवर्सल सेट्स। ये हमारा आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। पावर सेट भी हमने डिस्कस कर लिया, अभी बचा हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, द लार्जेस्ट possible set in a particular context is called an universal set। तो ऐसे हम यूनिवर्सल सेट तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स होता है, ये तो हमको भी पता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सब सेट जहाँ पे रह जाते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल सेट है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जैसे लार्जेस्ट सबसेट है, जैसे कि मैं बोला कि ये है हमारा रियल नंबर सेट, ठीक है। इसमें कहीं पे हमारा नेचुरल नंबर सेट आ रहा है, नेचुरल नंबर सेट हमारा टोटल आ जा रहा है होल नंबर सेट में। ये होल नंबर